वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भारत मुसलसल नफरत, अदम बर्दाश्त और आज़ादी इज़हार राय को दबाने की राह पर गामजन है। मुस्लिम तालिबात के हिजाब करने पर इंतहा पसंद मुआशरे की एक और झलक नजर आई है। तालीमी इदारों से लेकर सियासतदानों तक और रियासत से लेकर अदलिया तक आज के हिंदुस्तान का हर तबका इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत की भेंट चढ़ चुका है। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को तालीमी इदारों में हिजाब से रोका गया। जुनूनी इंतहा पसंदों के जत्थों ने निहत्ती तालिबा का पीछा किया, उसे डराया धमकाया गया, मगर रियासती हुक्मरान और बीजेपी रहनुमा निहत्ती मुस्लिम तालिबात को ही कसूरवार ठहराते रहे। तालिबात ने इंसाफ के लिए अदालत से रुजू किया, मगर एक के बाद एक समाअत के बावजूद तालिबात को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। किसी भी फाशिस्ट हुक्मरान के आगे अदलिया ही अवाम का आखिरी सहारा होती है, और अगर अदालतें भी दबाव में आ जाएं तो अवाम और मुआशरे मजीद तबाही की तरफ जाते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट में इब्तिदाई समाअत हुई तो हुकूमती वकील ने कहा कि समाअत मौखर करें क्योंकि रियासत के एडवोकेट जनरल खुद पेश होना चाहते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और तालिबात को कोई आर्जी रिलीफ भी नहीं दिया गया। दोबारा समाअत हुई तो एक रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच को भिजवा दिया और तालिबात को फिर कोई रिलीफ नहीं दिया। अगली समाअत में अदालत ने हुकूमत की बात मान ली, कह दिया कि हतमी हुक्म आने तक तालिबात हिजाब ना पहने, यानी इंसाफ लेने के लिए तालिबात ने अदालत से रुजू किया, मगर आर्जी रिलीफ भी रियासती हुकूमत को दे दिया गया। और अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक के तालीमी इदारों में मजहबी लिबास पर पाबंदी के खिलाफ केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब से मुताल्लिक केस की समाअत की कोई जल्दी नहीं है, इस मामले को कौमी सतह पर ना फैलाया जाए, मुनासिब वक्त आएगा तो मुदाखलत करेंगे। हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज हो रहा है। खवातीन सड़कों पर निकलकर मुजाहरे कर रही हैं। मीडिया में इस मामले पर एक तूफान बरपा है। मुआशरा बुरी तरह तकसीम हो चुका है। हिजाब के हक और मुखालफत में आवाजें उठ रही हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया इस मामले को बड़े मसले के तौर पर पेश कर रहा है, मगर भारत की आला तरीन अदालत के नज़दीक ये कोई अहम मसला ही नहीं है और ना ही इसके नज़दीक मुदाखलत के लिए अभी मुनासिब वक्त आया है। गुज़िश्ता महीने आलमी तंजीम जेनोसाइड वॉच के बानी ग्रेगरी स्टैंटन ने अमरीकी कांग्रेस के सामने ब्रीफिंग के दौरान हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्ल कुशी का खतरा जाहिर करते हुए कहा था कि नस्ल कुशी का बाइस बनने वाला शैतानी और इम्तियाजी अमल भारत में पूरी तरह से जारी है। और 3 दिन पहले जेनोसाइड वॉच ने उसी बयान का हवाला देते हुए एक बार फिर खबरदार किया है कि भारत में हेट स्पीच खतरनाक सतह को छू रही है। अहम बात यह है कि मीडिया, फिल्म, स्पोर्ट्स को लिबरल आर्ट समझा जाता है और ये तरक्की पसंद, इक़दार, अमन और आलमी इत्तेहाद की अक्कासी करते हैं, मगर भारतीय सेलिब्रिटीज़ का इस हवाले से बिल्कुल बरक्स रवैया नजर आ रहा है। हिजाब के मसले पर भी मुस्लिम तालिबात की हिमायत में चंद आवाज़ें ज़रूर उठी, मगर ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ खामोश हैं। लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात के दौरान शाहरुख खान पर नफरत अंगेज तनकीद की गई, मगर बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग खामोश रहे। शाहरुख खान की हिमायत में भी नहीं बोल सके। लेकिन इस मामले का भी एक पस मंज़र है और ये पस मंज़र वाज़ेह करता है कि कैसे मोदी हुकूमत ने एक एक करके इख्तलाफी और आज़ाद आवाज़ों को खामोश कर दिया है। भारत में वही खुलकर बात कर सकता है जो मोदी हुकूमत के हक में बात करे, क्योंकि मुखालिफ आवाज़ें खामोश हो गई हैं या करा दी गई हैं, और अगर अब भी कोई बोले तो उसे टारगेट किया जाता है, हिरासा किया जाता है। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में जख्मी होने वाले तलबा से इजहार यकजहती करने गईं तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ शहरियत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की थी और शदीद गुस्से का इजहार किया था। फिर उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमात दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है। I've lived 70 years of my life here. I have served the country in whatever little way I could in the fields of education or in the environmental issues or social issues. If that does not prove my Indianness, then what does? And I don't have a birth certificate. I don't think I can produce one. I don't think many people I don't think many people can. So does that mean that we are all going to be excluded? And I do not need any reassurances that Muslims do not need to worry. I'm not worried. If living 70 years here and doing whatever I could does not prove me to be an Indian, I don't know what does. I'm not afraid. I'm not anxious. I am angry that such a law has been imposed on us. नसीरुद्दीन शाह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा और दानिशवरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि मोदी कभी तालिब इल्म नहीं रहे। Contempt for students, that is what is hurting me most of all. The contempt for the student community, the contempt for the intellectuals. Why do you think that is so? I suppose
people who've never known what it's like to be a student, or people who've never had any intellectual pursuits, would consider students and intellectuals to be a pest. It is not surprising that the Prime Minister has no empathy or any compassion for the students. He himself has admitted he's never been a student. इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की थी। Maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. आमिर खान के खिलाफ भी भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई, वो भी खामोश हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फनकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियां लगी और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, तो सलमान खान ने कहा कि फनकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते हैं। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीज़ा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीज़ा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीज़ा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। यह था सलमान खान का मौक़िफ़, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश हो गए। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फनकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए। I don't think that's a solution. I really don't believe it's a solution. I believe there are larger forces that have to kind of come together to sort situations out, and this cannot be banning talent or art or the arts. It's not, according to me, a solution. But and you don't agree with the call for a cultural boycott of Pakistani artists? Well, you don't think it solves the issue of terrorism? I don't think it's going to solve. Agreeing or disagreeing is not the stand I'd like to take. I don't think is that the solution. I ask anybody. I ask you that. I don't think it is. करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को भी कास्ट किया, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और फिल्म में फवाद खान के सीन्स को भी एडिट करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फनकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराना पड़ी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फनकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। कैसा है वोट बैंक यार? ये नॉनसेंस है। पढ़े लिखे हो जाओ, आगे बढ़ो। और रिलीजन मतलब जेन्युइनली किसको आपके नेबर है? मैं आपके साथ बैठ के, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप मुंबई से हैं, मैं दिल्ली से, क्या फर्क पड़ता है यार? आपके पिताजी पाकिस्तान से आए। हाँ, मतलब ये इसमें कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। हम देशवासी हैं सबके सब, सबने एक दूसरे से शादी की, प्यार किया, मोहब्बत की, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाने के बाद ये फिल्म सितारे आहिस्ता आहिस्ता खामोश होते गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बातें करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने भी इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दिया गया। जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दिया गया। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ जन्म लेने लगी जिसमें सच की गुंजाइश नहीं थी। जो सच कहे उसे गद्दार कह दो, जो सच कहे उसे कौमी सलामती के खिलाफ समझा जाए, जो हक़ाइक़ सामने लाए उसे मुल्क दुश्मन समझा जाए। सच को मुल्क की सलामती के खिलाफ समझा गया। वो सच जो शायद मोदी हुकूमत के मफाद में नहीं था मगर मुल्क के मफाद में था, क्योंकि सच हमेशा मुल्क के मफाद में होता है। सिर्फ फिल्मी अदाकारों को खामोश करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि सहाफ़त को भी निशाना बनाया गया। 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई तो सबसे पहले पार्टी ने मीडिया को अपने कंट्रोल में लाने का काम किया, जिससे मुल्क भर में उनकी मखसूस सोच को तक़वियत मिली। मीडिया के बड़े इदारे इंतहा पसंदों के कंट्रोल में तस्वुर किए जाने लगे। बीजेपी के कारकुनों ने सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा का अहम जरिया बनाया। जो सहाफ़ी लिबरल थे उन्हें चुप कराने के लिए ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। नरेंद्र मोदी ने नाक़िद सहाफ़ियों को नौकरी से निकलवा दिया। नाक़िद टीवी चैनल्स और अखबारों के इश्तिहारात बंद करा दिए। मुखालिफ चैनल्स मालिकान के खिलाफ केसेस बना दिए। मगर इस सबसे भारतीय मुआशरा तकसीम दर तकसीम होता गया।